वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की वीडियो हमारी रहेगी जो सीबीएसई चेंज लेके आया है दिस एकेडमिक सेशन सीबीएसई 2020-21। As of now, CBSE has come with a one minor change, and that change belongs to debentures redemption reserve and debentures redemption investment. तो आज की हमारी वीडियो उस चेंज के ऊपर है कि वो क्या चेंजेस हैं और इस साल उसकी क्या एप्लीकेबिलिटी है। तो आज स्टार्ट करते हैं। मैंने इस बोर्ड के ऊपर आई हैव रिटन एवरीथिंग, सब कुछ लिख दिया, बस अब आपके साथ मुझे डिस्कशन करना है क्या सर क्या चेंजेस सीबीएसई लेके आया है। तो पहला पॉइंट तो ये कंपनीज एक्ट्स के अंदर ये चेंज आया। कंपनीज एक्ट आया था हमारा 2013 और उसी के साथ हमारे कुछ शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स के रूल्स आए थे 2014 के अंदर। वो चेंजेस थे रूल्स के अंदर अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 16 अगस्त 2019। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ डेट, 16 अगस्त 2019। बोर्ड मेरे पास छोटा है, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो मैंने कुछ एब्रीवेशंस यूज़ करी हैं। तो ड्यूरिंग माय वीडियो मैं आपको वो एब्रीवेशंस बोलता रहूँगा साथ साथ। तो 16 अगस्त 2019 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल गैजेट प्रोड्यूस किया, नोटिफाई किया उसके अंदर कि डिबेंचर्स रिडम्पशन रिजर्व के अंदर और डीआरआई के अंदर क्या चेंजेस हैं, और वो इस साल सीबीएसई में हमारे 12th क्लास में एप्लीकेबल भी हैं। सो इसीलिए अब जो हमारे कंपनीज रूल्स 2014 थे उनका नाम चेंज हो गया, उनका नाम हो गया है कंपनी शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स अमेंडमेंट रूल्स 2019। रीजन बिंग चेंज आया है 2019 के अंदर, तो अब अमेंडमेंट रूल्स आ गए। सर अब उसके अंदर क्या है, डीआर और डीआरआई के स्टार्ट करने से पहले मुझे आपको पहले एग्जिस्टिंग प्रोविजंस एक बार रिकॉल कराना पड़ेगा सो दैट हमारे लिए इजी हो जाए टू अंडरस्टैंड व्हाट्स द न्यू चेंजेस। तो पहले हम देख लेते हैं हमारा डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एंड डीआरआई डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, इसका रूल था रूल 18 सब रूल 7 और क्लॉज है बी, कंपनीज अमेंडमेंट रूल्स 2019। डीआरआर डीआरआई का पहले हम देखते हैं, मैंने यहाँ लिखा है एग्जिस्टिंग प्रोविजंस क्या थे। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे डीआरआर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व इज नॉट रिक्वायर्ड बिलो कंपनीज। कुछ कंपनीज को डीआरआर बनाने की नीड नहीं थी। वो कंपनीज कौन सी थी, शॉर्ट एब्रीवेशंस हैं, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रेगुलेटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो जितने भी हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे ऑल इंडिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वाले, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो, प्लस बैंकिंग कंपनीज जितने भी बैंकिंग सेक्टर्स हैं, प्लस अगर आप कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करते हो, अगर नॉर्मल कंपनी है और कन्वर्टिबल डिबेंचर्स इशू करते हो, इन 30 केस के अंदर आपका कानून आपका लॉ कहता है नो नीड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, डीआरआर बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इन 3 को छोड़ दें तो बाकी सारी कंपनीज को डीआरआर बनाना होता है। सर कितना बनाना होता है, डीआरआर बनाना होता था एटलीस्ट 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। मैं कोई भी पॉइंट एग्जिस्टिंग वाला आपके साथ डिस्कस नहीं करूंगा, रीजन बिंग आप सब पहले से अवेयर हो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स का क्या मतलब था। 25% ये मिनिमम होता है या मैक्सिमम होता है, यू ऑलरेडी अवेयर ऑल द थिंग्स। तो डीआरआर बनाते हैं 25% और डीआरआई ये बनाते थे हम 15% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड ड्यूरिंग द ईयर। तो ये 2 क्लॉजेस थे, डीआरआर का 25%, डीआरआई था 15%, और इतना ही हमारे कोर्स में भी एप्लीकेबल था। 12th के स्टूडेंट्स भी इतने में सेटिस्फाई थे, प्लस बोर्ड के क्वेश्चंस भी कवर होते थे। बट ऑफ कोर्स जब ऑफिशियल गैजेट आता है, अगर हम लॉ की बात करें सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो वो ऑफ कोर्स बहुत बड़े चेंजेस के लिए लेके आता है, बिकॉज सारी कंपनीज में वो रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। तो उनको लेके अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं। अभी तक की कहानी ने ये बताया कि डीआरआर का एग्जिस्टिंग प्रोविजन था मिनिमम 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स और डीआरआई का एग्जिस्टिंग प्रोविजन था 15%। ये 2 बातें हमें समझ के आ गई, एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, और 3 चीज़ें हैं ऐसी जो ये डीआरआर नहीं बनाते हैं। अब हम आगे चलते हैं, इस साल 2019 में क्या चेंज हुआ और आपके कोर्स में क्या क्या एप्लीकेबल है, ज़रा उसकी बात करते हैं।
तो अब मैं ज़रा नीचे आता हूँ। ये है प्रेजेंट सिनेरियो, यानी जो अब आपने चेंजेस पढ़ने हैं एग्जिस्टिंग से, और ये आ गया आपके प्रेजेंट। अब उससे पहले मैं आपको थोड़ी बहुत बातें मुझे आपको समझानी पड़ेंगी। ओवरऑल ये डिटेल डिस्कशन है जिससे हम इजी हो जाए हमें स्टूडेंट्स को समझाने के लिए। मैं सीधा लास्ट में कंक्लूजन पे आऊँगा कि एक वर्ड में आपको क्या बताना है स्टूडेंट्स को। कंपनीज को मेजरली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, लिस्टेड कंपनीज, अनलिस्टेड कंपनीज। पहले ये क्या होता है पहले ये समझते हैं, फिर हम आएंगे डीआरआर पे। लिस्टेड कंपनीज मीन्स दोज कंपनीज विच आर लिस्टेड अंडर स्टॉक एक्सचेंज और सेबी। सेबी और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जो कंपनीज लिस्टेड होती हैं, जिनके शेयर मार्केट के अंदर शेयर्स भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, दीज आर कॉल्ड लिस्टेड कंपनीज। और कुछ ऐसी कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते स्टॉक मार्केट के अंदर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, उनको क्या बोलते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज। अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, इसके अंदर पब्लिक कंपनीज होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड होते हैं, इनके अंदर पब्लिक कंपनी भी होती हैं जिनके शेयर्स लिस्टेड नहीं होते, प्लस प्राइवेट कंपनीज भी होती हैं। तो अनलिस्टेड के अंदर दोनों होते हैं, लिस्टेड में ओनली पब्लिक कंपनीज हुज शेयर्स हैज बीन लिस्टेड अंडर एनी ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है सर, इतनी बात समझ आ गई। अब कैटेगराइज क्या किया गया, अब जरा आराम से समझेंगे। पहली कंपनी है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यानी सर जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस थे वो अभी भी एज इट इज़ ही एप्लीकेबल हैं इन प्रेजेंट सिनेरियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसमें कुछ नहीं है, वो एज इट इज़ कंटिन्यू चलेंगे, यानी ये जो कंपनीज थी ये चलती रहेंगी। अब इसमें एडिशन क्या ऐड हुआ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी NBFC, ऊपर लिखा हुआ तो सिर्फ बैंकिंग कंपनीज, यहाँ पे किसको कवर कर लिया है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, सर ऊपर लिखा हुआ तो सिर्फ ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ पे बाकी के भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आ गए। HFC का मतलब है हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, यानी जो कंपनीज आपको हाउस के लिए हाउसिंग लोन देती हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज होती हैं, उनको भी कवर कर दिया। और उसके अलावा जो बच गए वो हो गए अदर्स। अदर्स के अंदर हमारी बाकी सारी कंपनीज आ गई, फार्मास्यूटिकल कंपनीज आ गई, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ गई, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज आ गई, एडवर्टीजमेंट कंपनीज आ गई, सारी कंपनीज आ गई अदर्स में। लिस्टेड कंपनीज, इनके शेयर्स मार्केट में लिस्टेड, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होने चाहिए। इनके लिए क्या प्रोविज़न है, कह रहे हैं इनके लिए DRR बनाना अनिवार्य नहीं है, नो नीड टू क्रिएट डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, इनको DRR नहीं बनाना। क्या इनको DRI बनाना है, यस, इन सबको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना है। और कितना बनाना है, 15%। सर पहले भी कितना था, 15 ही था, कोई दिक्कत ही नहीं, पहले भी 15% था, अब भी 15% है। DRR नहीं बनाना, DRI बनाना है। सर एग्जिस्टिंग प्रोविजंस में ऐसा होता था कि DRR भी बनाना होता था और इन कंपनीज को DRI भी बनाना होता था। तो यहाँ पे पहला चेंज आया, इन कंपनीज को चारों को DRR नहीं बनाना, सिर्फ क्या बनाना है, DRI, वो भी कितना बनाना है, 15%। इसके अंदर अगर मैं ऑफिशियल गैजेट की बात करूं, लॉ की टेक्निकल लैंग्वेज, तो टेक्निकल लैंग्वेज जो पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं। उस टेक्निकल लैंग्वेज में बड़ी सारी कहानी लिखी हुई है कि लिस्टेड कंपनीज में भी दो होते हैं, एक पब्लिक प्लेस्ड डिबेंचर्स होते हैं, एक प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स होते हैं। पब्लिक प्लेस्ड डिबेंचर्स में ये बातें हैं, प्राइवेटली प्लेस्ड डिबेंचर्स में ये बातें। मैंने सबको समअप किया है और समअप करके कंक्लूजन ये निकला है, दीज कंपनीज आर नॉट रिक्वायर्ड फॉर DRR। Of course, these companies also not required to create DRR, यानी पुराना भी लॉ चलता जाएगा, उसमें नया भी लॉ आ गया। डिफरेंस क्या आ गया सर, DRI, इन कंपनीज को DRI बनाना पड़ेगा 15%। आगे चलते हैं। अब हमारे पास आ गई अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनी मीन्स प्राइवेट सेक्टर भी आ गया, पब्लिक सेक्टर है, बट वो कंपनीज जो लिस्टेड नहीं है, तो अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज में मैंने यहाँ पे एक एरो बनाया हुआ है, और ये यानी इसका मतलब है फर्स्ट पॉइंट, नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और हाउस फाइनेंस कंपनी। ये जो पहले की तीन हैं, इन तीनों के लिए DRR एंड DRI दोनों ही नहीं बनाने हैं।
यानी इन कंपनीज जो अनलिस्टेड कंपनीज हैं वो भी ये तीनों, अगर ये तीनों अनलिस्टेड हैं तो इनको कभी भी डीआरआर और डीआरआई नहीं बनाना है। अब सर लास्ट पॉइंट रहा, सर ये जो अदर कंपनीज हैं, लास्ट पॉइंट जो अदर कंपनीज हैं, अदर मींस अदर कंपनीज जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, यानी अदर कंपनीज जो अनलिस्टेड कंपनीज है, प्राइवेट कंपनीज होगी, पब्लिक कंपनीज, छोटी छोटी जो कंपनीज होती हैं हमारी, वो सारी आगे अनलिस्टेड कंपनीज। उनके लिए क्या रूल है? उनके लिए रूल है वो डीआरआर भी बनाएंगे और डीआरआई भी बनाएंगे। डीआरआई आपको पता है डीआरआई कितना बनाना होता है, 15%। डीआरआई भी बनाएंगे और डीआरआर, और सर डीआरआर क्या बनाएंगे? ये आया है चेंज, इंपॉर्टेंट चेंज। डीआरआर आपने बनाना है सिर्फ 10%। इट मीन्स 25% डीआरआर कट गया, चेंज आया है सिर्फ 10% डीआरआर बनाना है। और वो भी किसको बनाना है? अदर कंपनीज, अदर मीन्स इनको छोड़ के वो भी कौन सी होनी चाहिए? अनलिस्टेड कंपनी, सिर्फ वो ही डीआरआर बनाएंगी। और कितना बनाएंगी? एट द रेट ऑफ 10%। तो पूरी कहानी के बाद, सारी लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद कंक्लूजन ये निकली कि डीआरआर का रेट एग्जिस्टिंग था 25%, नाउ इट्स बिकम 10%। डीआरआर सिर्फ एक ही कंपनीज बना रही हैं, वो कंपनीज होनी चाहिए अनलिस्टेड। पहला पॉइंट अनलिस्टेड होना चाहिए। दूसरा, इन तीनों में कवर नहीं होनी चाहिए, मींस कोई फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनीज नहीं होनी चाहिए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं होना चाहिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जितनी भी कंपनीज हैं प्रोवाइडेड अनलिस्टेड हैं, दे ऑल रिक्वायर्ड टू क्रिएट डीआरआर एट द रेट ऑफ 10% आउट ऑफ प्रॉफिट्स विच आर अवेलेबल फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो इसके साथ हमारा एक चेंजेस ख़त्म हो गए जो सीबीएसई इस साल एप्लीकेबल करेगी 2020-21 सेशन में। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, स्टे एट होम।